नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ शशि सावंत सर हैं और सर से जानेंगे कि जिस तरीका से गर्दनी बाग में अभी महा आंदोलन विद्यार्थी कर रहे हैं, क्या इस पर आयोग संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, आयोग को क्या करना चाहिए, क्या पूरा एग्जाम रद्द कर देना चाहिए या इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक एक बिंदु पर बात करेंगे, कहां तक बात पहुंची इस पर भी बात करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। स्वागत है सर, धन्यवाद सर। मेंस पर तो बात किया जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी अगर फिर से री एग्जाम भी होता है तो मेंस तो होना ही है। बिल्कुल। पहले इस पर लेते हैं। विद्यार्थी वहां 2 दिन से बैठे हुए हैं, कल भी बैठे, आज भी बैठे, ठंड में बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है विद्यार्थी ठंड में बैठे हैं सर। और कल मैंने देखा कि विद्यार्थी वहां पे रात में काफी ठंड में थे, वो मतलब मुश्किल में है। सवाल ये है सर कि अगर कुछ बच्चे आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं तो आखिर वो सवाल क्यों उठा रहे हैं। आयोग को इस पर क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। और मेरा इतना कहना है कि अगर एक बच्चा भी आयोग के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो आयोग को विद्यार्थियों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए और उसे इस बात को लेकर के बच्चों को आश्वस्त करना चाहिए कि नहीं, परीक्षा की जो प्रणाली है, परीक्षा की जो पूरी प्रक्रिया है वो बिल्कुल पारदर्शी है और किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मतलब आयोग को प्रूफ करना चाहिए। हाँ, आयोग को सर इसके बारे में क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है सर, और लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक को अपना बात रखने का हक है। कुछ विद्यार्थी जिनको ये चिंता है कि उनके साथ गलत हो रहा है या उनके साथ गलत हुआ है, तो उनको एक बार आयोग को सुन लेना चाहिए। और एक जैसे विद्यार्थी का प्रतिनिधिमंडल हमेशा मिलता है, वो तो उनसे मिलना चाहिए और उनकी जो कंसर्न्स है उसको लेकर के एक बार बात करनी चाहिए, उनको आश्वस्त करना चाहिए। मेरा बस इतना मानना है सर। सर ऐसा इससे पहले चूंकि एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया गया है, बापू परीक्षा केंद्र है, वहां 12,000 के आसपास विद्यार्थी हैं। यदि एक जिला की बात करिएगा, छोटा छोटा जिला है, तो कहीं 10,000 जिला ही है सर। हाँ, वो जिला ही मान सकते हैं उसको आप। भले वो एक एग्जाम सेंटर है लेकिन है वो एक पूरा का पूरा जिला के बराबर सर। तो एक बड़ा जगह है। विद्यार्थियों में सर कुछ कंफ्यूजन है कि एक अगर मान लीजिए पेपर होता है तो बहुत ज्यादा टफ पेपर आएगा तो उनका सिलेक्शन रह जाएगा, या तो उनको ये लग रहा है कि आसान हो जाएगा तो फिर बाकी विद्यार्थियों को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो जाएगा क्योंकि इन बच्चों का तो एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। कंसेप्ट आधारित प्रश्न नहीं था, कहीं इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, तो ये एक तो है। लेकिन सर इस पे ना कुछ चीजें आयोग को क्लियर कर देनी चाहिए। जैसे एक तो ये है कि विद्यार्थियों की बात को समझनी चाहिए कि नहीं, जो पेपर होगा वो मानक के अनुसार ही पूछे जाएंगे। तो मतलब एक जो कहते हैं ना कि सबको बराबर अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी, तो वो ध्यान रखेगी आयोग इसका। सर एक 2 प्रश्न है विद्यार्थी के मन में जो हमसे बार बार कह रहे थे कि सर के पास जाइएगा तो जरूर इस प्रश्न को रखिएगा। जी सर। विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि जिस तरीका से वन लाइनर था, जो सभी एग्जाम देते हैं जो विद्यार्थी, वो ज्यादा स्कोर किए हैं। जो बीपीएससी या यूपीएससी देते हैं वो कंसेप्ट आधारित पढ़े थे, क्योंकि 2 बार बीपीएससी अपना कंसेप्ट आधारित यूपीएससी लेवल तक प्रश्न की, तो इस बार भी लोग सोच रहे थे। हाँ जी जी सर, ये विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि इस बार कट ऑफ बहुत हाई चल जाएगा, कहीं 100 पार ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। क्या रह सकता है अगर मान लेते हैं एग्जाम रद्द होता है, फिर से एग्जाम होता है तो विद्यार्थी को तो मिलेगा, यदि फिर से नहीं होता है तो क्या ये बात सच है कि कट ऑफ बहुत चला जाए? सर बात रही कट ऑफ की, तो इस बार हमें ध्यान रखना चाहिए सर कि कट ऑफ में केवल पेपर का लेवल मैटर नहीं करता सर, नंबर्स ऑफ सीट भी मैटर करते हैं। तो सीट इस बार काफी ज्यादा है और तो डेफिनेटली प्रीलिम्स में अच्छे खासे बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो कट ऑफ तो है सर वो 90 to 95 के बीच में ही रहेगा। अब सवाल आता है कि जो पेपर जो सेंटर कैंसिल हुआ है उनका री एग्जाम होना है, तो री एग्जाम में प्रश्न का पैटर्न क्या रहेगा। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर उन बच्चों के साथ तो अन्याय हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा इजी पूछे जाते हैं तो इन बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। हाँ, तो आयोग जो री एग्जाम कराएगी उसमें वो क्या पैटर्न रखने वाली है, तो विद्यार्थियों का जो कंसर्न है ना एक बार सुनना चाहिए सर। मेरा तो राय ये है कि आयोग को कम से कम एक बार बच्चों को सुन लेना चाहिए। अगर जो बच्चे ठंड में बैठे हैं इतने समय से, वो लगातार कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, सर सोचने वाली बात है सर, यूपीएससी भी परीक्षा हर साल लेती है, उसकी कार्य प्रणाली पर कोई सवाल नहीं उठाता, और बीपीएससी के लगभग सर हर परीक्षाओं में इसकी कार्य प्रणाली पर सवाल क्यों उठता है। तो पारदर्शिता को लेकर आयोग को काम करना चाहिए और विद्यार्थियों के हित में, क्योंकि विद्यार्थी देश के भविष्य है सर, बिहार के भविष्य है वो, तो इनके हित में आयोग को पारदर्शिता को लेकर तो बात करनी ही चाहिए। आखिर जो आरोप लग रहे हैं आयोग पे या जो विद्यार्थी कंसर्न है, एक बार जरूर सुनना चाहिए सर। 2 कंडीशन बन रहा है, सभी एग्जाम भी लिया जाए तो भी मेंस में कम समय दिया जाएगा, जो कि चुनाव है, चुनाव से पहले इन लोग को ज्वाइनिंग कराना है। जो विद्यार्थी प्रीलिम्स भी देंगे वो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं साथ में प्रीलिम्स भी कर रहे हैं, उनको क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेंस की तैयारी बीपीएससी यूपीएससी वाले विद्यार्थी हमेशा करते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा इस पर ब्रीफ से जानकारी दीजिएगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, उसके बाद एस्से राइटिंग पर भी आएंगे एक एक करके।
सर सबसे बड़ी बात है कि जो आपका प्रीलिम्स के बाद अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है वो मेंस आता है, और मेंस पूरा का पूरा राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है। इसमें आपका वो ABCD वाला है नहीं खेला, तो हाँ इस पे तो पूरा राइटिंग पे काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी जिनका कट ऑफ 90 to 95 के बीच में बन रहा है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और बाकी कैटेगरी का तो कट ऑफ उससे नीचे एक अनुमान लगाया जा रहा है, तो उन विद्यार्थियों को मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और ध्यान उनको यह रखना चाहिए कि सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आयोग ने पूछा है तो उसको लेकर के वो अपनी तैयारी को शुरू करें। वो मेंटरशिप के साथ जुड़ सकते हैं, और अभी आप जो वो कॉपियां लिखें, सबसे पहले मेरा कहना है कि आप सिलेबस तो पढ़िए, और सिलेबस ऐसा नहीं कि विद्यार्थी सर पढ़ा नहीं है, वो पूरे फाउंडेशन में पहले वो पूरे साल से तैयारी कर रहा है, तो वो सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, लगभग चीजों को पढ़ा है। तो अभी उनको क्या आवश्यकता है कि एक बार सिलेबस को गो थ्रू करे, और सिलेबस के अनुसार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए उनको लिखने की प्रैक्टिस करे, और अपने सीनियर से या जो टीचर जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, जो मेंटरशिप के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे वो कॉपी चेक करवाए। उसके बाद वो सारे सिलेबस को फिर से प्रिपेयर करे। जैसे मान लीजिए कि अगर GS पेपर 1 की हम बात करें, तो उसमें एक तो पेपर हिस्ट्री का आता है, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, और साथ ही साथ एक जो हमारा पार्ट और आता है वो आइडियोलॉजी है। तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सर मेंस की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है ना कि सिलेबस डिफाइंड है। प्रीलिम्स का सिलेबस बड़ा है और मेंस का सिलेबस छोटा है। तो GS पेपर 1 में जैसे हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में ना सर मतलब ये मैं आपको बता दूं कि 4-5 टॉपिक्स हैं और उन्हीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए तो क्लियर है। अगर प्रीवियस ईयर को भी बढ़िया से प्रिपेयर कर लेता है और थोड़ा सा टॉपिक वो देख लेता है तो उसका हिस्ट्री वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर फिक्स है सर, 4 टॉपिक्स में रिपीट होकर के क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे पटना कलम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मधुबनी से नहीं पूछा गया सर, मधुबनी बच्चों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्या पता इस बार सवाल आ जाए। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन है, उसको भी देखने की जरूरत है, उस पर कई बार सवाल पूछा है। सर आप लोग बहुत अधिक कॉपी देखते हैं, क्योंकि जितना विद्यार्थी रहता है, कई सालों का एक्सपीरियंस है, कई हजार विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, लाखों विद्यार्थी को आप लोग सफल कराए। सर क्या देखते हैं जो विद्यार्थी ज्यादा स्कोर करते हैं, क्या कुछ खास लिखते हैं वो बात बताइए, क्या डायग्राम में करते हैं, क्या करते हैं? देखो सर सबसे बड़ी बात है ना कि बच्चों में एक भाव क्या हो जाता है ना कि वो टॉपर्स को देखा, कोई भी टॉपर्स हुए उनको देखा, उनसे स्ट्रैटेजी लिया। विद्यार्थियों को समझने की जरूरत है सर कि सबकी क्षमता और सबकी योग्यता भी अलग अलग भिन्न भिन्न स्तर की है, तो उन्हें अपने तरीके से कैसी चीजों को बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने डायग्राम में आंसर को लिखना सीखा जी, लेकिन वो तो कुछ क्वेश्चन पर अप्लाई होगा, सारे क्वेश्चन पर तो फिट नहीं बैठेगा। अब हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन को आप टेबल बना करके भी दिखा सकते हैं। तो ये अप्रोच अगर विद्यार्थी काम करता है, मतलब बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे बड़े आंसर को वो समराइज करके छोटे पार्ट में अगर कहने की क्षमता डेवलप कर लेता है तो सर वो बढ़िया स्कोर करेगा। विद्यार्थियों को 2 चीजों पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। एक, इंट्रो पार्ट को खूब बढ़िया काम करे, अगर इंट्रो बढ़िया सीख लेता है तो ऐसे में उसका बढ़िया काम करेगा। और दूसरा कंक्लूजन पे, बॉडी पार्ट सबका सेम रहेगा, बस उसको नए तरीके से प्रेजेंट करना सीखना है। टेबल आप यूज कीजिए, आप मैपिंग, अगर ज्योग्राफी का सवाल है तो मैप यूज कर सकते हो, मैप यूज कीजिए, डायग्राम यूज कीजिए। अगर इस तरीके से आप करते हैं माइंड मैप बना करके तो डेफिनेटली आप बेहतर स्कोर करेंगे। सर एसे राइटिंग, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, क्या पूछा जाएगा, कहावत भी बीपीएससी द्वारा पूछा जा रहा है, बहुत सारा परिवर्तन भी हुआ है। वहां पे विद्यार्थी जितना पढ़ाई किए हैं, जितना अपना अप्रोच लगा सकते हैं, वही ज्यादा कारगर होता है। और आप लोग अंक जो देते हैं तो वो तो देखते होइएगा, कहाँ कहाँ भी आपने बताया जीएस पेपर में कि बॉडी तो सबका सेम ही रहता है, कंक्लूजन जो अलग कर दिए, इंट्रो जो अलग कर दिए, उनको थोड़ा सा ज्यादा। इसमें क्या करना चाहिए एसे राइटिंग? सर एसे राइटिंग एक पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस है। जी जी। कितना आप किसी चीज के बारे में बेहतर सोच रखते हैं, और सोच कब पाओगे, जब हर चीज के बारे में आपके पास डिफरेंट डायमेंशन का नॉलेज है। जी। आपने जीएस में हर टॉपिक को खूब पढ़ा है, आपके पास डिफरेंट डायमेंशन का नॉलेज तो है। अब उन्हीं नॉलेज को एक तरह से कह लीजिए कि कंसंट्रेट करके एक जगह परोसना है, यही ऐसे राइटिंग है। तो ऐसे की अगर हम शुरुआत करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे है तो अगर वहां पे हमें कुछ कहावत मिल जाता है, कुछ वैसे लाइंस किसी महापुरुष के मिल जाते हैं, तो ऐसे लाइन को हम पहले यूज करें और फिर उसको एक्सप्लेन करके अगर ऐसे शुरू करते हैं ना, तो एग्जामिनर के माइंड पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। ऐसे सर ओवरऑल आप अपने आप को कैसे अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो ये आपके विचार भी व्यक्त करता है, आपकी सोच को भी ऐसे व्यक्त करता है। तो आप इन चीजों का यूज करोगे तो बढ़िया है। आप जो ऐसे में एग्जाम्पल कोट करते हैं ना, तो कोशिश ये कीजिए कि बनावटी एग्जाम्पल मत दीजिए। हमने बहुत सारे सर, मैं मेंस मेंटरशिप में अगर बच्चों को कॉपियां देखता हूं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि बनावटी एग्जाम्पल देते हैं जो रिलेट नहीं कर रहा होता है।
कोशिश विद्यार्थी ये करे कि वो ऐसा एग्जाम्पल दे कि जो उनके रियल जीवन से जुड़ा हुआ है, जो सोसाइटी में चल रहा है चीजें। इसी से तो आपकी सोच का पता चलता है सर कि आप कितने अच्छे से सोच पा रहे हो चीजों को, आप कितना रिलेट करते हो सोसाइटी को। अल्टीमेटली कल होकर के आप ऑफिसर बनने वाले हो तो आपकी सोच तो झलक ही जाती है। बात वही आ गया कि इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना है, यहाँ लोग एग्जाम्पल गलत दे देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल गलत, बनावटी एग्जाम्पल दे देता है। तो इस पे बच्चों को काम करने की जरूरत है, रिलेटेबल, और हर के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ एग्जाम्पल होता ही है। जैसे खास करके जो तीसरा खंड का एस्से है, जिसमें जैसे पूछ लिया कि भाषा को लेकर के कि भाषा के बिना बोली नहीं, बोली के बिना भाषा नहीं, तो ऐसे प्रश्नों में ना अगर आप अपने जो लोकल कुछ एग्जाम्पल कोट करते हो ना तो आपके आंसर को ज्यादा प्रभावी बना देगा। सर आपसे और पीडब्ल्यू से विद्यार्थी जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? अगर अभी कोई ऐसा हो जो एस्से लिखें या कोई भी लिखकर आप लोगों को दिखाएं, या कोई मेंटरशिप? सर देखिए, अगर एक तो हमारा ऑनलाइन भी मेंटरशिप चल रहा है सर, और हमारे ऑफलाइन में भी मेंटरशिप चल रहे हैं, तो विद्यार्थी दोनों मोड को फॉलो कर सकते हैं। अगर वो पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वहां पे जो हमारे जो खास करके वैसे बच्चे जो भी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने जो अपना बैच लेके आया तो उसमें एक नया सेगमेंट भी रखा है जहां उनको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगा, उनकी कॉपियां चेक होगी, उनको टाइम टू टाइम कॉल पर कन्वर्सेशंस भी मिलेगा ताकि वो चीजों को सुधार सके। और जो बच्चे मेंस में हैं तो उनके लिए हम लोग ऑफलाइन में भी चीजों को प्लान कर रहे हैं सर, और ऑनलाइन में भी प्लान कर रहे हैं, तो वहां पर वो जुड़ सकते हैं अपनी चीजों को बेहतर तौर पर जोड़ करके। सर क्या आयोग को विद्यार्थी से बात नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसा डेवलप करना चाहिए, कोई ऐसा नोटिस देना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपना ग्रीवांसेस रख सके? सर देखो, मैं तो ये कहूंगा ना कि आयोग को अपनी पारदर्शिता को लेकर इतना बात कर ले, जैसे यूपीएससी पर कभी कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है, यूपीएससी से कोई कभी बात ही नहीं करने जा रहा, कोई पूछ रहा है, आपने देखा है कभी यूपीएससी से कोई पूछते हुए? तो बीपीएससी को भी कुछ ऐसे ही डेवलप करना चाहिए जैसे पिछले जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने जिस प्रकार से चीजों को रखा, वो हर एक चीज को लेकर के ट्वीट करते थे बच्चों को, तो बच्चा सर बड़ा अपडेट फील करता था। अभी आपने देखा कि जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर कंफ्यूजन हुआ, वो आखिर विद्यार्थी सड़क पर उतरे क्यों उतरे? अगर उनको क्लियर होता, आप एक ट्वीट ही कर देते या तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देते कि नहीं हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, बच्चों को रोड पर उतरने जाता, बच्चों का सर 4-5 दिन समय तो खराब हुआ, ये तो मेंटली प्रेशर रहा, और भी अंतिम समय में, तो ये तो किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आयोग को सर हर बातों को रखना चाहिए। अब आयोग ये कहे कि मैं विद्यार्थियों से बात नहीं क्यों करूंगा, किससे बात करोगे? तो आप अल्टीमेटली भाई पेपर तो वही दे रहा विद्यार्थी, तो आपको विद्यार्थी से बात भी करनी चाहिए, और जो भी कुछ भी आप डिसीजन लेते हो या जो भी कुछ होता है ना, उसको बहुत ही क्लियर तरीके से आप ट्वीट के माध्यम से या तो आप देखा जाए तो नोटिफिकेशन के माध्यम से बताइए। और इस बार तो मैं ये कहूंगा कि सर जो विद्यार्थी धरना कर रहे हैं, आखिर वो उनका कोई तो कंसर्न होगा, तो एक बार उनसे आयोग मिले, उनके भी कंसर्न को सुने, उनकी ग्रीवेंसेज को देखे, और अगर उसमें कुछ वैसा लगता है कि हाँ कुछ सच्चाई है, कुछ ठीक है, तो उस पे काम करे आयोग, और अगर नहीं है तो बच्चों को आश्वस्त कर दे कि नहीं यार तुम्हारी जो कंसर्न्स है वो बिल्कुल उचित नहीं है, तुम अपने आगे की तैयारी करो और हम आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे, बिल्कुल हम न्यायिक प्रणाली को पारदर्शी बना करके आगे चलेंगे। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं बीपीएससी 17th वाले, कोशिश किया गया कि आपका हर एक सवाल जो था सर से करें, सर ने बेबाकी से सब कुछ जवाब दिए। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई प्रश्न हो लगे जो कि मैं सर से नहीं कर पाया, वह चाहे मेंस से रिगार्डिंग हो या प्रीलिम्स से, या आप जो अपने मन में कोई लग रहा है कि नहीं कहीं आपके साथ धोखा हुआ है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू जब करूंगा उसमें संसार समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।